Hi students, class 9 student, get ready for the lecture number 2, that is from the chapter laws of motion. So last lecture के अंदर आपने स्टडी किया inertia and inertia will take the some time to transfer. But आज के लेक्चर के अंदर we are entering into the laws of motion, जिसके नाम से ही ये चैप्टर फेमस है, सर न्यूटन के 3 लॉज जो हमारे सिलेबस में हैं क्लास 9 के अंदर, आज हम उनको स्टडी करने जा रहे हैं। और आज के लेक्चर में आपको क्या क्या मिलने वाला है, आइए एक बार क्विक देखते हैं। ओके, सो ग्रेड 9 के अंदर लॉज ऑफ मोशन में लेक्चर नंबर 1 का टॉपिक हमारा था इनर्शिया, एंड लेक्चर नंबर 2 आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। फोर्स क्या है, उसके यूनिट्स क्या होते हैं और हम उसको मेजरमेंट कैसे करते हैं। ओके, देन द न्यूटन फर्स्ट लॉ, लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड द एनएलएम सेकंड। सो ये पूरे कंटेंट आज आपको मिलने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। सो ट्यून विद द एके इम्पल्स एंड अमित खेतरपाल सर, दैट इज एके सर। ओके, सो आइए स्टार्ट कर दें। सो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि हमें लास्ट लेक्चर के अंदर तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इनर्शिया क्या है। आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स के बारे में। सो फोर्स क्या है बेसिकली? फोर्स इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द change of state, direction, change of state of what? Solid, liquid, gas नहीं, motion, direction, shape and size. So in short तो आप बोल देते हो force is the capacity to push or pull, but basically force है क्या? force एक ऐसी physical quantity है जिससे हम किसी भी बॉडी की शेप चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, उसके डायमेंशंस चेंज कर सकते हैं, उसकी स्टेट ऑफ डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो ये फोर्स के बारे में है। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पर अगर हमें ये सारी चीजें करनी है, अगर ये चेंजेस आपने दिखाने हैं, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें फोर्सेस के लिए क्या करना पड़ेगा। सो आंसर है, क्या हमें कॉन्टैक्ट से करना है या हमें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस लगाने हैं। सो कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन से होते हैं? वो फोर्सेस जिनके अंदर आप एक्चुअल कॉन्टैक्ट लगाते हैं बॉडी के साथ और यहां पे कोई एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं होगा, नो एक्चुअल कॉन्टैक्ट। ओके, फॉर एग्जांपल आप कैप्शन में लिखिए एक्चुअल कॉन्टैक्ट के अंदर कौन से फोर्स आएंगे। हाँ, एक्चुअल कॉन्टैक्ट के अंदर पुश आ सकता है, एक्चुअल कॉन्टैक्ट के अंदर पुल आ सकता है, एक्चुअल कॉन्टैक्ट के अंदर फ्रिक्शन आ सकता है, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर ग्रेविटेशन फोर्स आ सकता है जिसमें बॉडी ऊपर से नीचे आती है या नीचे से ऊपर, और सेकंड आ सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी मैग्नेट के फोर्स। आपने देखा होगा मैग्नेट को दूर रखो, आयरन को दूर रखो, फिर भी वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसका मतलब बिना कांटेक्ट के। सो दीज आर द टू टाइप ऑफ द फोर्सेस, वन इज द कांटेक्ट एंड द सेकंड वन इज द बेटा नॉन कांटेक्ट। ओके, सो अब हम आगे चलते हैं। कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट के बाद आज हम देखना चाहते हैं कि हम जब भी किसी बॉडी के ऊपर कांटेक्ट फोर्स लगाएंगे या इन कांटेक्ट फोर्स लगाएंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स लगाएंगे, तो उस फोर्स का इफेक्ट क्या आएगा। नंबर 1, रेस्ट इनटू मोशन, यानी अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो इनिशियली रेस्ट पर है, ठीक है, और आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया, तो वो बॉडी किस में आ जाती है बेटा? मोशन में आ जाएगी। सो दैट इज द रेस्ट इनटू मोशन, आपने उसकी स्टेट चेंज कर दी। ओके, इसी कंटेक्स्ट में रिवर्स भी तो हो सकता है, मोशन इनटू रेस्ट, यानी अगर वो बॉडी स्टार्टिंग में चल रही है, सपोज करो, और आपने फोर्स लगाया है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर,
सो इसका मतलब है कि वो थोड़ी देर में वो बॉडी स्लो होगी और फाइनली उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। सो दैट इज द मोशन इनटू रेस्ट। तो यहां पर अगर मैं आपको जनरल लैंग्वेज में बोलूं, जैसे आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर यूज करते हो, जब आप गाड़ी में रेस देते हो तो ये वाला केस है, जब आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हो तो वो ये वाला केस होगा। ओके, द थर्ड वन इज डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे चेंज होती है, जैसे आप एक्टिवा का हैंडल, ठीक है, या आप स्टीयरिंग, गाड़ी का स्टीयरिंग टर्न करते हो, तो टर्न करने के साथ टर्न द हैंडल, तो गाड़ी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सो दीज आर द थ्री इंपैक्ट ऑफ द forces. You can change rest into motion, you can change motion into rest, and you can change the direction. ठीक है, सो ये तीन तो यहां पे हुए भाई। फिर आता है शेप। आपको पता है, आप अगर किसी भी स्पॉन्ज को कंप्रेस करेंगे या रबड़ बैंड को स्ट्रेच करेंगे या स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे, तो आप देखते हैं कि या क्ले को आप ये करते हैं तो उनकी शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, स्प्रिंग हो जाएगा, रबड़ बैंड हो जाएगा। सो इस तरीके से आप किसी की शेप को भी चेंज कर सकते हो। थर्ड वन है बेटा चेंज इन साइज। साइज के अंदर अगर आप किसी पे फोर्स लगाते हो और उसको स्प्लिट कर देते हो यानी ब्रेक कर देते हो, दो या दो से ज्यादा पीसेस के अंदर, इसका मतलब है कि आपने उस पे फोर्स लगाया है। सो दीज आर द सम इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस, रेस्ट इनटू मोशन, चेंज इन शेप एंड द चेंज इन साइज। फिर जब भी फोर्स की डेफिनेशन आती है तो हम एक ही वर्ड बोलते हैं, क्या? इट इज द एबिलिटी टू पुश और पुल। सो यही क्यों बोलते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि जब भी हम फोर्स की बात करें तो डेफिनेशन हम यही देते हैं। व्हाई? ये आपके लिए क्वेश्चन है कि हम यही डेफिनेशन फोर्स के लिए क्यों यूज करते हैं। इवन फोर्स के पास बहुत सारे इंपैक्ट होते हैं, चेंज इन शेप, चेंज इन साइज, चेंज इन डायरेक्शन, तो फिर पुश और पुल ही क्यों? सो ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। ओके, अब हम चलते हैं यूनिट्स की तरफ। हमें पता है बेटा यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स को मेजर कैसे करना है हम लोगों को पता ही है। 9th स्टैंडर्ड के अंदर हमने दो तरह के यूनिट्स यूज किए हैं, एक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल और एक बेटा सीजीएस, जो कि हमारे फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा चलते हैं। इसको भी हमने फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड किया है बेटा। एसआई के अंदर जो फर्स्ट है वो एब्सोल्यूट यूनिट है और एक ग्रेविटेशनल यूनिट है। एब्सोल्यूट यूनिट के अंदर और ग्रेविटेशन में क्या डिफरेंस है? एब्सोल्यूट यूनिट तो आपने सुने हुए हैं फोर्स के, न्यूटन सर के नेम पर है तो इसलिए कैपिटल एन लिखेंगे, और पूरा नेम लिखना है तो स्मॉल लेटर में लिखना है। ग्रेविटेशन के अंदर हम ऐसे लिखते हैं किलोग्राम फोर्स और किलोग्राम वेट। तो ये इसके अंदर ग्रेविटी यानी जी का रोल होता है, इसलिए इसको ग्रेविटेशनल यूनिट कहते हैं। बट अगर कोई कहे नहीं सर मुझे इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो हम सबको पता है जी की वैल्यू 9.8 होती है, तो 1 किलोग्राम फोर्स यू कैन राइट द 9.8 न्यूटन। सिमिलरली अगर हम सीजीएस की बात करें तो वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक एब्सोल्यूट और एक बेटा ग्रेविटेशन। तो एब्सोल्यूट यूनिट के अंदर यहां पर हम डाइन लिखते हैं और ग्रेविटेशन के अंदर ग्राम फोर्स लिखते हैं। अब हम इनको आपस में रिलेट करें तो 1 न्यूटन और इसका अगर यहां रिलेशन बनाए तो 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ द यूनिट ऑफ द फोर्स। होपफुली आपको ये याद रहेंगे।
अब हम इससे आगे मूव करते हैं और एक न्यू क्वांटिटी की तरफ मूव करने से पहले हम एक लॉ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पहले मैं इसकी स्टेटमेंट देता हूं। इट स्टेट दैट a body cannot change its state of rest or motion unless some external force applied on the body। यानी अगर आप किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, अब यहां एक्सटर्नल और इंटरनल में कंफ्यूज नहीं होना है आपने। अभी हमारे सिलेबस में एक्सटर्नल है, जब हम ग्रेड 11th में जाएंगे तो यहां पे इंटरनल फोर्स भी आएगा। सो एक्सटर्नल फोर्स मींस ये सोचो कि बाहर से, बॉडी के सिस्टम के बाहर से फोर्स लगना है। तो उस केस में अगर आप किसी भी बॉडी की स्टेट, शेप, साइज चेंज करना चाहते हैं तो आपको उसके ऊपर बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। यहां पे एक बात और याद रखनी है, ये एमसीक्यूज हो सकता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ नंबर 1, एक तो ये आपके फोर्स को डिफाइन करता है। इट डिफाइन फोर्स। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए विच लॉ डिफाइन द फोर्स, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन द फोर्स। द सेकंड वन इज इट इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, सो ये आपने याद रखना है इसके न्यूटन फर्स्ट लॉ के लिए। अब हम बेटा नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें एक नई क्वांटिटी को एक्सप्लोर करना है जिसका नेम है लीनियर मोमेंटम। इनफैक्ट अगर आप ये कहें कि आपके पास कोई बॉडी है और इसके पास वेलोसिटी आ गई तो नेचुरल है ये स्पीड अप होगी। तो इट मींस कि इसके ऊपर कोई फोर्स लगा है, बट फोर्स लगने के साथ साथ एक क्वांटिटी इसके अंदर और आ जाएगी जिसको हम कहेंगे लीनियर मोमेंटम। सो अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो आप ये भी लिख सकते हैं इट इज द इम्पैक्ट ऑफ मोशन और इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है लीनियर मोमेंटम। अब अगर लीनियर मोमेंटम की यूनिट की बात करें, फिर से दो यूनिट, एक एसआई और एक सीजीएस। अगर एसआई यूनिट की बात करें तो यूनिट होंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम फॉर मास, मीटर पर सेकंड फॉर वेलोसिटी। अगर आप सीजीएस यूनिट की बात करें तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। सो दिस इज द यूनिट ऑफ द लीनियर मोमेंटम। ठीक है, सो यहां पर जो लीनियर मोमेंटम का आपके पास एक्सप्रेशन आया है, यहां पर अब हमें ग्राफ बनाने हैं। फर्स्ट ग्राफ है लीनियर मोमेंटम का वेलोसिटी के साथ और हमने मास को कांस्टेंट रखना है। जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो हम सबसे पहले वो एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसके बिहाफ पे वो हमसे ग्राफ पूछ रहा है, P इक्वल टू m इंटू वी। और हमें ग्राफ बनाना है P और V में। तो अगर आप पावर चेक करें तो दोनों की पावर 1 है। इट मींस द ग्राफ मस्ट बी द स्ट्रेट लाइन। सेकंड ग्राफ हमें बनाना है P का m के साथ, लेकिन इसमें कंडीशन ये है वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है। तो फिर से बताइए P और m की पावर क्या है बेटा? 1 है, इसलिए ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। और अगर हम थर्ड ग्राफ की बात करें m with v यानी मास और वेलोसिटी, यू कैन राइट हियर दिस वन, मास यहां आए,
वेलोसिटी और मास का रिलेशन कैसा है बेटा? इनवर्सली। इसमें लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, ग्राफ बनेगा ऐसे, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। सो दीज आर द थ्री ग्राफ फॉर द P with M, P with V, M with V। ओके, सो ये ग्राफ आपको आने चाहिए। अब हम चलते हैं लीनियर मोमेंटम के बाद चेंज इन लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के अंदर चेंज, तो लीनियर मोमेंटम में चेंज को हम ऐसे दिखाते हैं डेल्टा, इसको डेल्टा बोलेंगे और इसका मीनिंग होता है चेंज इन पी। पी मतलब लीनियर मोमेंटम। तो अभी आपके पास लीनियर मोमेंटम का एक्सप्रेशन है मास इनटू वेलोसिटी, तो मास तो कभी चेंज होगा नहीं। इसका मतलब लीनियर मोमेंटम को चेंज करने के लिए आपको वेलोसिटी को चेंज करना होगा, और हम इसको ऐसे लिखते हैं P फाइनल माइनस P इनिशियल। सो चेंज इन मोमेंटम कैन बी रिटन एज P फाइनल मतलब m इंटू v फाइनल वेलोसिटी माइनस m इंटू u इनिशियल वेलोसिटी। You can take the m common. This is your linear momentum change. अब चेंज तो आ गया, लेकिन चेंज के बाद एक और वर्ड हमें यहां सीखना है जिसका नेम है रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब जब भी हम फिजिक्स के अंदर रेट पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, इट मींस कि हम उस टर्म को टाइम के विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सो इट कैन रिटन एज v minus u divide delta t. So this is the rate of change of linear momentum. Okay? अब क्वेश्चन ये आता है कि मोमेंटम में चेंज किसकी वजह से आया? cause ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो आपने बोला सर वेलोसिटी चेंज हुई है, वेलोसिटी चेंज हुई है इसीलिए तो ऐसा हुआ है। हमने बोला वेलोसिटी को चेंज किसने किया? आपने बोला स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ है, यानी या तो वो स्लो हुआ है या वो फास्ट हुआ है या डायरेक्शन चेंज हुई है। तो वेलोसिटी को चेंज करने के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? फोर्स। क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग यू कैन नॉट चेंज द वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी अनलेस, आप किसी भी वेलोसिटी को फास्ट नहीं कर सकते, किसी भी बॉडी को स्लो नहीं कर सकते, किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। इट मींस कि वेलोसिटी में चेंज का कारण कौन है? फोर्स। सो यहां पर हमें क्लियर पता चल गया कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? फोर्स ऑफ एक्सटर्नल। सो यही तो हमारा न्यूटन सेकंड लॉ है। सो आइए न्यूटन सेकंड लॉ को वाइंड अप करते हैं। It states that rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to external force applied on it। ठीक है? सो अब इसको हमें मैथमेटिकली प्रूव करना है बेटा। जो स्टेटमेंट हमने लिखी है उसको हमें मैथमेटिकली यहां पे बताना है। वो कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम मींस दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एक्सटर्नल। अब हमें मैथमेटिकली इसको इवेल्युएट करना है, मैथमेटिकली इसको इवेल्युएट करना है एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है मैथमेटिकल। ठीक है? सो आइए स्टार्ट करते। एफ एक्सटर्नल
or you can write here delta P by delta T is equal to Kf external, where K is a constant. डेल्टा P को आपने लिखना है फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम. फाइनल मोमेंटम को आपने ये लिखना है m को कॉमन लेना है. ये काइनेमेटिक्स के अंदर यानी मोशन के चैप्टर में हमने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन. सो ये हमारे पास आ गया. बैलेंसिंग करने के बाद प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम 1 कर देंगे और हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ एक्सप्रेशन आ गया बेटा, F इक्वल टू ma. सो आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या किया. सबसे पहले हमने इनर्शिया के बाद फोर्स की डेफिनेशन की. हमने टाइप ऑफ फोर्सेस बताए, कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट. एंड उसके बाद हमने बोला आपके लिए क्वेश्चन दिया कि फोर्स को पुश और पुल ही क्यों कहते हैं. एंड आफ्टर दैट वी डिफाइन द न्यूटन फर्स्ट लॉ, जहां से हमें ये पता चला न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये है जो हमें फोर्स को डिफाइन करता है और इसी को ही लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं. After that we have explored another quantity that is called as the linear momentum. Linear momentum के बाद हमने चेंज देखा. चेंज के बाद हमने रेट ऑफ चेंज देखा कि वो लीनियर मोमेंटम कितनी फास्ट चेंज होता है. एंड वो कितनी फास्ट चेंज होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस पे फोर्स कितना लगा है. जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा मोमेंटम में चेंज उतना ही ज्यादा होगा. एंड उसके बाद हमने न्यूटन सेकंड लॉ को डिफाइन एक स्टेटमेंट दिया एंड मैथमेटिकली लास्ट में हमने प्रूव किया F इक्वल टू ma. इन द लेक्चर नंबर 3 वी विल एक्सप्लोर द इम्पल्स एंड न्यूमेरिकल ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन जो आज हमने किए हैं. सो वेट फॉर द लेक्चर नंबर 3. एंड उससे पहले आप ये लेक्चर 1 और 2 को अच्छे ढंग से माइंड में कर लीजिए, बिकॉज लेक्चर नंबर 3 के बाद एक क्विज डिस्क्रिप्शन में आएगा, आपने उसको कैरी फॉरवर्ड करना है और सॉर्ट आउट करना है. सो टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू.